बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। इसके अलावा मैं उन तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस नेक अमल में मुझे मेरी हौसला अफजाई की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर्स को इस चैनल्स को देखने वाले मुस्तक़बिल में भी चैनल्स को जो है सब्सक्राइब करेंगे और मेरी इस चैनल को जारी रखने में मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। आज का जो लेक्चर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो चैप्टर नंबर 8 में कुछ न्यूमेरिकल्स में उनको प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाता है तो किस तरह हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के का जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर उसका टेबुलर डेटा हमें दिया जाए। तो स्टूडेंट्स की इस ख्वाहिश पर कि सर आप इस पर एक लेक्चर हमें अपलोड कर दें, तो आज जो लेक्चर है अभी का जो मैं आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ वो टेबुलर डेटा की बेस पे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है उसकी बेस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, इसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, हम थोड़े से ब्रीफ थोड़ा इसको इन टॉपिक्स को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? काइनेटिक मीन्स जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब मूविंग है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं, फैक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन है, और रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन वो किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रहा है। इसके अलावा उस केमिकल रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट की है वो मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन हो सके। इसके अलावा हम बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो है को जो हम डिफाइन करते हैं वो इट इज़ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसके अलावा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम डिस्कस चुके हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर इसके बाद हम रेट एक्सप्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है रेट एक्सप्रेशन? कि कोई भी हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन गिवन है तो हम उस केमिकल रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो है उसको उसकी एक एप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि रेट एक्सप्रेशन जो है टेल अस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड हाउ एंड इट्स रिलेशनशिप विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसके अलावा हमें रेट एक्सप्रेशन से रेट कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उस वक्त अगर रेट एक्सप्रेशन आपने लिखी है और वो रिएक्शन अगर आप उसमें रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप यूनिटी लेते हैं, यानी फर्स्ट के लिए अगर आप क्योंकि डेफिनेट मोलैरिटी यूज कर रहे थे, दोनों रिएक्टेंट्स की एक ही रिएक्टेंट की 1 मोलर कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो उस वक्त the rate of reaction would become equal to the rate constant. At that time, at a particular temperature, that rate constant is also called specific rate constant. इसके बाद हमने characteristic of K आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है कि what is K? K जो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू इट इज चेंज व्हेन द टेम्परेचर इज चेंज। इसके अलावा किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अगर आपने रेट कांस्टेंट जो है वो फाइंड किया हुआ है तो वो अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं होता। ये 3 पॉइंट्स है जो आपकी चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स में गिवन है। फिर आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। इसमें हम कहते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो स्लो स्पीड रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो फास्ट रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं उनके, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। फिर हमने उनको डिस्कस किया कि एक्चुअली बेसिक वजह क्या है कि कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट लेकर आए वो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? इसके अलावा आपने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। इसके अलावा आपने एवरेज इंटरनल एनर्जी को दोबारा डिस्कस किया और इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको ब्रीफ आप डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है?
the excess energy which is provided to the reactants to convert the reactant into product. And what is threshold energy? Threshold energy, the amount of energy required to convert reactant into product. इसके बाद आपको फार्मूला जो है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी। इससे आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रीजंस भी पूछा जा सकता है। इसका ग्राफ आपके पास बुक में गिवन है, अगर आपसे आप उस ग्राफिकली भी आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है। इसके बाद आपने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं उनको हम डिटरमिन कैसे करते हैं, उनको मालूम कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके लिए हम मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम फिजिकल मेथड भी यूज करते हैं और केमिकल मेथड भी हम यूज करते हैं। फिजिकल मेथड्स में हम पढ़ चुके हैं, पीएच मेथड है, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, कैलोरीमेट्रिक मेथड है। तो ये सब क्या है, इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी यानी दोबारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी इसमें आप फिजिकल मेथड है, जो कि दीज मेथड्स यानी फिजिकल मेथड्स जो है वो फिजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस जो है वो हम क्या करते जाते हैं, नोट करते जाते हैं और इस तरह हम इनडायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है वो केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड में मोस्टली हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड परफॉर्म करते हैं। टाइट्रेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं। इसमें एग्जांपल है आपको ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस और शुगर की जो है वो हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन गिवन है। इसके अलावा आपके पास एसिडिफिकेशन का रिएक्शन गिवन है, जो आप चैप्टर नंबर 6 केमिकल ग्रुप में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसमें आप कि किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए, कि कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपके पास टेम्परेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थंब रूल के बारे में आपने पढ़ा उसमें कैटलिस्ट के प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में। इसके अलावा आपने रेडिएशंस के बारे में कि रेडिएशंस का क्या रोल है, रेट ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो रेडिएशंस डिपेंडेंट भी है या नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि न्यूमेरिकल है, जिसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं टेबुलर डेटा जब आपको गिवन हो। और डेफिनेटली वो टेबुलर डेटा जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, वो एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आपकी बुक में 3 एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको गिवन होते हैं और उसकी बेस पे आपको फाइंड करना होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आप जब रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो आप रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो है उनके दरमियान रिलेशनशिप स्टडी कर रहे होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ गिवन रेट एक्सप्रेशन। अब हम कुछ दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो आपकी बुक में गिवन है, उसकी बेस पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास पहला डेटा है जो एज एन एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक में गिवन है। आज का टॉपिक है order of reaction and rate law। फर्स्ट के लिए आपके पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन क्या आपके पास A + 2B और ये फॉर्मेशन का प्रोडक्ट C की। अब हमने इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है और इसका रेट लॉ बताना है। हमारे पास डेटा क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A जो है, कंसंट्रेशन ऑफ B और डेफिनेटली इसका एक रेट ऑफ रिएक्शन का डेटा हमारे पास गिवन है। कंसंट्रेशन यूनिट्स जो है वो मोलर है और इसका यूनिट क्या होता है, मोलर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। हमने कंसंट्रेशन ऑफ A को कितना मोलर दिया, 0.1। बी की कंसंट्रेशन में हमने क्या 0.1 मोलर और आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है वो -3 आ गया। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने ये कंसंट्रेशन रखी और रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास ये वैल्यू। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि बी की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, ए की कंसंट्रेशन आपको कुछ चेंज नहीं किया और इस वक्त आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो -3 ये वैल्यू आ गई। इसके बाद आपने थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें ए की कंसंट्रेशन को वेरी नहीं करने दिया और आपने बी की कंसंट्रेशन को चेंज किया
और इस वक्त आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया, ये वैल्यूज आ गई, ये आपकी बुक में ये डेटा गिवन है। अब इस डेटा की बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमने इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। हमें यहाँ अगर हम इसके रेट एक्सप्रेशन लिखें तो हमें ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए। तो हम इसको कंफर्म करेंगे क्या वाकई में इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप। सबसे पहले अगर हम जब इसको सोल्यूशन करते हैं, ये आपके पास डेटा है, इस डेटा को आप नोट कर लें, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। टू फाइंड द रिलेशनशिप between the concentration of A and the rate of reaction. तो स्टेप 1 में हम ये काम करने जा रहे हैं, या आप इसको आप स्टेप 1 के टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड द रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया है, रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन को चेंज किया है, जबकि B की कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया। और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप A की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ A के दरमियान क्या रिलेशनशिप मिल रहा है, इसको हम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इसी जो लिखा हुआ इससे आगे हम ऊपर प्रोसीड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, आप इसके लिए क्या कैलकुलेट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन dx over dt इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 विल बी इक्वल टू k कंसिडरेशन ऑफ x, इसको आप x की पावर कर दें और b की पावर आप y कर दें इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसी तरह रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर ऑफ x और B की पावर y। यह रिलेशन फाइंड करें कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ A के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीशीज क्या है, A और B है। हम ये x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हम ये पता चल जाए तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू है और रेट कांस्टेंट इसका और रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट B की कंसंट्रेशन इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में A और B की कंसंट्रेशन और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में A और B की कंसंट्रेशन। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर दें। यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या थी, 6x - 3 और यहाँ पे क्या हमारे पास 3x - 3। ये क्या हो गया आंसर, कट जाएंगे। यहाँ पे A की जो कंसिडरेशन आपने ली है इसमें नंबर 2 में आपने इसको डबल किया हुआ है, पावर x, यहाँ पे कंसिडरेशन 1 पावर x और यहाँ पे आपने कंसिडरेशन क्या ली 1 पावर 1 और B की एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कंसिडरेशन भी 0.1 है और एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी कंसिडरेशन क्या है 1 ही है, 0.1। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल। तो अब इसके बाद आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ से क्या बन जाएगा, पावर इससे कैंसिल, तो आंसर क्या बन जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 की पावर x। तो यहां पर हम x जो है क्या हो गया यहाँ पे 1। इट्स मीन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहां पर जो a की कंसिडरेशन है और जो a की पावर है वो क्या होगी 1 होगी। इसको आप और किस तरह इसकी वजाहत करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसिडरेशन ऑफ A, so therefore the consideration on doubling the consideration of A, the rate of reaction is also becoming double. So that's why it's mean there is a direct relationship between the rate of reaction and consideration of A। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि एक तो आप इसको नोट कर लें और इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, hence the rate of reaction
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि आपने यहाँ वैल्यू क्या है, ठीक है। यही काम आप क्या किसके लिए करेंगे, रिएक्टेंट बी के लिए। रिएक्टेंट बी में आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का डेटा लेंगे और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन आपने एक्सपेरिमेंट नंबर बी में चेंज किए और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में चेंज किए। सिंपल यही आप कैलकुलेशन करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वैल्यूज यहाँ पे ए की सिमिलर रहेगी लेकिन बी की चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नोट कर लें। इसके बाद हम रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन बी के दरमियान फाइंड करने जा रहे हैं, ये नोट कर लें आप लोग, ठीक है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट बी कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप बताते हैं। यहां पे वेरिएशंस क्या होंगे आपके पास, वेरिएशन आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को यूज करना है, ये डेटा को यूज करना है, और ये इसमें आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जो आप जब परफॉर्म किया आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है, 9 एक्सपोनेंट -6 और यहाँ पे आपके पास 3 एक्सपोनेंट -3 के डिवाइड बाई के। यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन आपने क्या रखी, 0.1 एक्स। आपने ए की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, लेकिन आपने बी की कंसंट्रेशन को क्या किया, डबल किया, वाई और 0.1 एक्स। ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसको अगर आप कैलकुलेट करें आप 9 एक्सपोनेंट -6 डिवाइड बाई 3 एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -3, 9 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -3।